Assalamu alaikum. The pulsed Fourier transform FT इंस्ट्रूमेंट इसमें हम देखते हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा था उस इंस्ट्रूमेंट और इस इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या है और इसका एज क्या है। तो कुछ चीज़ें याद रखने की हैं कि हमारे पास जो कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रम था उस कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रम में जो उसका एक ड्रॉबैक था वो रिंगिंग था। ठीक है। कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रम में हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मिलते थे। तो ये दो तीन चीज़ें आप ज़रा याद रखिए। तो बाकी इधर से देखते हैं। द कंटिन्यूस वेव टाइप of the NMR spectrometer, which has described in section previous, operated by the exciting nuclei of the isotope under the observation one type at a time. In this case, in the case of the proton nuclei, each distinct type of the proton is excited individually, and its resonance peak is observed and recorded independently of all others. अब इसमें वो कि ये बताना चाह रहा है कि जैसे डिफरेंट टाइप के हमारे पास वहाँ पर प्रोटॉन हैं, फिनाइल के हैं प्रोटॉन, विनाइल के प्रोटॉन हैं, मिथाइल के प्रोटॉन हैं। तो वो तमाम प्रोटॉन डिफरेंट टाइप के हैं और उनकी जो एक्साइटेड मोड है वो सबका इंडिविजुअल है। वो इंडिविजुअल कैसे है? जैसे कि प्रीवियस अगर आपको मैं इंस्ट्रूमेंट बताऊं तो इसमें देखिए ज़रा, ये आप कहते हैं इसके अंदर के वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ठीक है। मीन के जब मैग्नेटिक फील्ड आप उसका ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो जो प्रोटॉन उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं वो वन बाय वन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, या यूं कहें कि वो फ्रीक्वेंसी शो अपनी एक प्रिसाइज मूवमेंट शो करते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो क्योंकि ये जो हमारे पास है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, सो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वैसे वैसे वो जो प्रोटॉन है उनकी एक्साइटेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले वो वाले प्रोटॉन एक्साइटेशन में जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा डी शील्डेड हैं, और फिर उसके बाद देन सो ऑन इसी तरीके से आगे मूव करेगा। ठीक है। तो ये बात असल में इससे रिलेटेड है पिछले इंस्ट्रूमेंट से, तो वो मैंने आपको बता दी कि इंडिविजुअल टाइप के जो उसके अंदर प्रोटॉन हैं वो इंडिविजुअल रेट के साथ एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं। As we seen, we look at the first one type of the hydrogen and then other scanning until the types of the come into resonance. हम ये देखते हैं कि एक टाइप से लेके आखिरी टाइप तक वो तमाम प्रोटॉन ग्रेजुअली कब अपनी स्पेसिफिक रेजोनेंस शो करते हैं। अब हम जो एफ के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। एन अल्टरनेटिव अप्रोच कॉमन टू द modern instrument is to use the powerful but short burst of the energy called pulse। तो एक तो डिफरेंस आ गया कंटिन्यूस और एफटी में कि वहां पर हमारे पास कंटिन्यूसली रेडियो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, जबकि यहाँ पर हमें पल्स ऑफ द एनर्जी या ब्रस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है, और वो जो ब्रस्ट ऑफ द एनर्जी है उसको पल्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि एक ब्रस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूसली ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो होता क्या है, द एक्साइट्स ऑल द मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली। तो जब एक लॉट अमाउंट ऑफ द एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाएगी तो होगा ये कि वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई, वो तमाम के तमाम प्रोटॉन वो इकट्ठे ही अपनी मैग्नेटिक जो उसकी प्रिसीजन है उसको स्टार्ट कर देंगे, या यूं कहें कि वो इकट्ठे ही एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक होगा। In an other word, in an uh, in in an organic molecule, the instant all of the proton are induced to undergo the resonance at the same time, यानी कि at a time वो तमाम resonance show करते हैं। An instrument with 2.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, अब देखें कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड से बिगर है। यूजेस द शॉर्ट ब्रस्ट जो कि 1 to 10 माइक्रोसेकंड के बाद यानी कि एक ब्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और जो ब्रस्ट होता है वो होता है 90 मेगा हर्ट्ज का। ठीक है। दिस सोर्स इज टर्न्ड on and off very quickly, generating a pulse similar to that of the showing
in 3.14 according to the variation of the Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है. Even thought the frequency of the oscillator generate this pulse is set of the 90 megahertz. If duration of the pulse is very short, the frequency content of the pulse is uncertain because the oscillator was not long enough to establish the solid fundamental frequency. Therefore, pulse actually contain the range of the frequency contained about the fundamental as shown 3 point. ये में अब हम जरा फिगर के ऊपर चलते हैं और बाकी बाद में चलते हैं जी. ये बेटा जी फिगर आ गई है 3.14. उसमें ये है कि इसके अंदर कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाती बल्कि एक बर्स्ट ऑफ द एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है जिसको पल्स कहते हैं. और जब वो बर्स्ट ऑफ द एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड करने के बाद वो एनर्जी ऑफ हो जाती है. जब वो ऑफ हो जाती है तो जब वो ऑन होती है, पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई जो एक मालिक्यूल के अंदर अवेलेबल होते हैं वो इकट्ठे ही एक्साइटेशन शो करते हैं. उसके बाद क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूस प्रोवाइड नहीं कर रहे, एनर्जी ऑफ हो गई. जब एनर्जी ऑफ होती है तो वो न्यूक्लियाई वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये वाला जो इसमें जो पोर्शन है ये वाला, ये है इधर से ऑन का, यहाँ से फिर ऑफ हो गया, ठीक है. और फिर वो इस तरीके से जो न्यूक्लियाई हैं उनको रिलैक्स बैक करने का टाइम इसमें मिलता है. और जैसे ही वो फिर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई वापस आते जाते हैं तो वो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता जाता है. तो इसमें कंटिन्यूस और एफटी में देखें एक और डिफरेंस आ गया. जो कंटिन्यू था उसमें जो इंडिकेशन ऑफ द सिग्नल थी वो तब थी जब वो न्यूक्लियाई ग्राउंड से एक्साइटेशन की तरफ जाते थे. लेकिन इसके अंदर इंडिकेशन ऑफ द सिग्नल तब होगा जब न्यूक्लियाई वापस एक्साइटेशन से ग्राउंड स्टेट में आ रहे होंगे. ठीक है. अब देखें कि वो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, कोई शील्डेड है, कोई लेस शील्डेड है, कोई मोर शील्डेड है. तो उनका जो एक्साइटेशन लेवल है वो सबका एक जैसा तो नहीं होगा. कोई एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कोई एनर्जी कम करेगा अकॉर्डिंग टू देयर शील्डिंग इफेक्ट. तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उसी के मुताबिक उनका एक्साइटेशन लेवल होगा. तो लेट्स सपोज फर्ज करते हैं कि एक का जो एक्साइटेशन लेवल है, सॉरी, लेट्स सपोज कि जो ए का एक्साइटेशन लेवल है वो हाई है एज कंपेयर टू द बी का एक्साइटेशन लेवल लो है. और लेट्स सपोज कि जो सी है, सी का एक्साइटेशन लेवल बी से भी लो है. तो जिसका लो लेवल के ऊपर एक्साइटेशन है उसकी रिलैक्सेशन भी उतनी जल्दी होगी, उतनी ईजिली होगी. वो ईजिली डाउनली अपने ग्राउंड स्टेट में आके सेटल हो जाएगा. लेकिन जिसकी एक्साइटेशन ज्यादा है, और जाहिर बात है एक्साइटेशन ज्यादा किसकी होगी, जो ज्यादा डी शील्डेड है, ठीक है, वो ज्यादा उसकी एक्साइटेशन लेवल वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए उसको रिलैक्स बैक होने के लिए भी टाइम ज्यादा चाहिए. तो यहाँ पर जो सिग्नल की डिटेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम होती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम होती है कि जो पहले आ गया वो पहले डिटेक्ट हो जाएगा, जो बाद में आ गया वो बाद में डिटेक्ट होगा. जो पहले डिटेक्ट होगा वो डी शील्डेड होगा और जो बाद में डिटेक्ट होगा वो शील्डेड होगा. क्यों? इसलिए कि जो पहले डिटेक्ट हुआ उसने लेस टाइम लिया, इसका मतलब है उसने शील्डेड होने की वजह से लेस एनर्जी एब्जॉर्ब की, सो उसका एक्साइटेशन लेवल भी लो था, उसका एक्साइटेशन लेवल भी लो था. और जो डी शील्डेड था जिसमें कोई प्रोटेक्टिव उसकी शेल नहीं था तो उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वो हाई लेवल के ऊपर चला गया. जब वो हाई लेवल के ऊपर चला गया तो उसको वापसी के लिए भी फिर उतना ही ज्यादा टाइम चाहिए. तो यहाँ पर जो सिग्नल हमारे पास आएगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं बल्कि टाइम डोमेन सिग्नल इसके अंदर आता है. तो ये डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस कंटिन्यू और एफटी में ये आपको यहाँ पे मिल गया. नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं जी, व्हेन द पल्स इज डिसकंटिन्यूड, जब ये पल्स जो है इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है, द एक्साइटेड न्यूक्लियाई बिगन टू लूज देयर एक्साइटेशन एनर्जी टू रिटर्न द ओरिजिनल स्पिन स्टेट. वो अपने वापस ओरिजिनल स्पिन स्टेट में आना स्टार्ट कर देते हैं. एज each excited nuclei relax, it emits the electromagnetic radiation
it emits the electromagnetic radiation. Since the molecule contains many different nuclei, many different frequency of the electromagnetic radiation are emitted simultaneously. The emission is called free induction decay, क्योंकि ये simultaneously सारी जो एनर्जी अपनी वो रिलीज करना स्टार्ट करेंगी, तो इसलिए जो एक हमारे पास एक इंडक्शन डीके बन जाएगा जिसको फ्री इंडक्शन डीके कहते हैं। और ये सिग्नल जो है फ्री इंडक्शन डीके का सिग्नल ये आगे दिया हुआ है, मैं आपको ये भी आप देख लें। तो ये है बेटा जी फ्री इंडक्शन डीके का सिग्नल, ये ठीक है। The proton free induction decay FID signal of the ethyl phenyl acetate 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये इस तरीके का इसमें सिग्नल आता है। अब हुआ ये क्यों? क्योंकि देखें ये सब कुछ एक आपको ऐसा लग रहा है कि तमाम पीक्स इसमें फिर मिक्सअप होंगी, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली एनर्जी रिलीज करने की वजह से आपको ये पीक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई नजर आती हैं। लेकिन एट दी एंड हम अभी इसको देखते हैं, होगा क्या? होगा ये कि फिर हम ये जो इसकी पीक्स हैं जो इन्होंने एनर्जी अपनी रिलीज की और एक दूसरे के साथ ओवरलैप की, इनको बाद में फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जब कन्वर्ट कर लिया जाता है तो फिर ये सिग्नल आपको अलग अलग इसके नजर आएंगे। तो ये 3.15 फिगर आपने देख ली। नोटिस दैट द इंटेंसिटी ऑफ द FID decay with the time as all of the nuclei eventually lose their excitation. The FID is सुपर इम्पोज कम्बिनेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो आपने देखा उसका सिग्नल जो है वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया हुआ है एंड कैन बी क्विट कम्प्लेक्स। We usually extract the individual frequency due to the different nuclei by using the computer and mathematical method called Fourier transform। अब जो इन जो सुपर इम्पोज की हुई पीक्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो इंस्ट्रूमेंट है इसके इनसाइड ये वाली चीज फिट होती है, जो उसको ऑटोमेटिकली उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो जो हमें एनालिसिस मिलता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस मिलता है, which is described later in this section. If we look at very simple molecules such as the acetone, we can avoid the inherent complex of the Fourier transform and gain clear understanding of the method. Figure 3.61 shows the FID of the hydrogen acetone. This FID determines the instrument with 7.05 Tesla megahertz and operator at 300 degree. अब फिगर पे चलते हैं जो 3.16 की वो बात कर रहा है। ये 15 पहले मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है और ये आ गई 16 की। अब देखें इसके अंदर कि आपके पास ये एसीटोन और ये एसीटोन का वही जो आपको FID सिग्नल मिल रहा था उसके ऊपर जो FT फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस अप्लाई किया गया। तो यहाँ पे देखें आपको उसकी जो पीक्स हैं वो सारी की सारी डिफरेंट नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन पीक्स को फिर टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। Since the horizontal axis is the signal is the time, the FID is sometimes called time domain signal. If the signal did not decay in intensity, it would be appear in since wave of the intensity shows 3.16। ये अभी जो मैंने फिगर आपको दिखाई है और उसके बाद ये कैलकुलेशन करके उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। The determined frequency is not exact frequency emitted by the methyl hydrogen. Due to this design of the instrument, the basic frequency of the pulse is not same as frequency of the acetone resonance. To observe the FID in actual interface signal between the radio frequency source और जो उसका अभी मैंने फिगर में आपको बताया कि जो सोर्स उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है कि 300 मेगाहर्ट्ज आपने उसमें प्रोवाइड किया था। अब ये देखें नीचे इक्वेशन 3.9, तो इसमें जो उसका वेवलेंथ है उसमें यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसीटोन माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स। इन अदर वर्ड द सिग्नल represent the difference in two frequencies. Since the frequency of the pulse is known, we could readily determine the exact frequency
However, we do not need the node since we interested in chemical shift of these proton, which is given by this frequency of the acetone minus frequency of the pulse divided by the frequency of the pulse. तो ये उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है, ये उसके लिए फार्मूला है, और नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये ppm के लिए फार्मूला है, हर्ट्ज डिवाइडेड बाय द मेगा हर्ट्ज के लिए। वी कैन नाउ, ये ऊपर तो वही चीजें जो टीएमएस वगैरह जो हमने डिस्कस किया था। वी कैन नाउ प्लॉट दिस पीक एज ए केमिकल शिफ्ट इन स्टैंडर्ड एनएमआर स्पेक्ट्रम चार्ट फिगर 3.16। उसी फिगर को दोबारा कि उस वो जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो कन्वर्टेड इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, टाइम डोमेन वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। Now consider the proton FID ethyl phenyl acetate जो 3.15 figure है। The complex molecule has many type of the hydrogen, and the FID is superimposition of the many different frequency. Each of them could have different decay rate, and mathematical method called Fourier transform, however, will be separate each of the individual component of the signal and convert them into the frequency. The Fourier transform break FID into separate sine or cosine wave component. This produce the two complex to be carried by eyes or by hand. It requires the computer, यानी कि ये कंप्यूटर के थ्रू सब कुछ ये इसमें कन्वर्जन सिग्नल की, उसमें जो साइन को साइन उसका लिया जाता है वो भी इसी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। फिगर 3.3 एंड FID curve for the hydrogen in acetone time domain, and the operator of the FID decay is removed. The frequency of this wave plot on the frequency chart, यानी कि उसको frequency domain में convert किया होता है। Spectrometer have the computer built up into that as not can only work up with the data by this method, but also can be control offsetting of the instrument. The pulse FT method described here the several advantage over the continuous wave method. It is the more sensitive and measure the weaker signal. तो ये उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये बहुत वीक सिग्नल जो है उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। इसके लिए टाइम बहुत कम चाहिए, जबकि जो हमारे पास प्रीवियस था कंटिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट उसके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। The continuous spectrum, a pulse experiment is much faster, and measurement of the FID can be performed in a few seconds with the computer and fast measurement. It is possible to repeat the advantage of, यानी कि ये एडवांटेज उसके क्या है जो हम पहले ही उसके डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आगे एक और चीज़ है, दिस इज द रियल एडवांटेज व्हेन सैंपल स्मॉल। ये एक्चुअली जो FT इंस्ट्रूमेंट है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इसके लिए कि इसके लिए सैंपल की बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है, जबकि कंटिन्यू के लिए इसके कंपैरेटिव काफ़ी हाई वैल्यू चाहिए होती है। The FID is weak in intensity and has greater amount of the noise associated with it. Noise is the random electronic signal that are usually visible as fluctuation of the baseline in the signal। यानी कि जो सिग्नल से एक्चुअली ये नाइस है कि बेस लाइन, अब देखें कि ये जो बेस लाइन में ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ द सिग्नल है ये वाली इसको नाइस कहते हैं। ये क्या है, ये उसकी पीक है, ये इसके साइडों पर क्या है, ये इसके नाइस हैं। यानी कि ये कोई वो जो कोई करेक्टरिस्टिक इसकी पीक्स नहीं है, ये जो पीक्स हैं ये एक्स्ट्रा पीक्स हैं। सिंस नॉइस इज द रैंडम, its intensity does not increase as many interaction of the spectrum। ये तो नाइस है और इसकी कोई इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होती। यूजिंग द प्रोसीजर वन कैन शोज द सिग्नल टू नाइस रेशियो इंप्रूव एज द फंक्शन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द स्कैन। तो इसके लिए ये होता है कि अगर हमने नाइस को मिनिमम करना है तो फिर उसके जो नंबर ऑफ द स्कैन है वो बार बार लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो इससे जो नाइस है वो मिनिमम हो जाता है, वो उससे आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। Pulse FT NMR instrument is therefore especially suitable for the examination of the nuclei that are not very abundant in the nature, nuclei that are strongly magnetic or very diluted sample. The most modern NMR spectrometer use superconducting magnet which can be field strength is
14 टेस्ला एंड ऑपरेटर, ये मॉडर्न के बारे में बताया हुआ है। ये जो पैराग्राफ है ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। तो इससे ऊपर ऊपर जो एफटी के बारे में आपने पढ़ा कि एफटी की प्रॉपर्टीज क्या है, एफटी के ओवरकम कंटिन्यूस के ऊपर क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, शॉर्ट टाइम लगता है, इसके लिए सैंपल की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई हमारे पास रिंगिंग नहीं आती, नाइस आता है, और नाइस को भी हम मिनिमम कर सकते हैं अगर हम उसको नंबर ऑफ द स्कैन ले लें, यानी कि बार बार अगर उसको स्कैन करते रहें। इसमें कंटिन्यूस आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, जबकि जो आपने कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसमें कंटिन्यू प्रोवाइड करते हैं। इसमें ब्रस्ट ऑफ द एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर वन बाय वन तमाम प्रोटॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं, और इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन में मूव कर जाते हैं। और जब वो अपनी हर किसी का एक्साइटेशन लेवल डिफरेंट होता है, जब वो अपने एक्साइटेशन लेवल से वापस रिटर्न होते हैं, देन डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता जाता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एफटी इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।